हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज द 8th लेक्चर। ये मेरा 8वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोलॉजी। 7 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 8th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 8वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि जो पिछले 7 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो एक बार स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हैं, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं बहुत डिटेल में पिछले 7 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिसर्च का बेसिक मीनिंग क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च मेथड एंड मेथोलॉजी में क्या डिफरेंस है, रिसर्च कितने टाइप की होती है, रिसर्च प्रोसेस क्या है, एक अच्छी रिसर्च के क्राइटेरिया क्या होते हैं एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय रिसर्चर इन इंडिया। इंडिया में जो रिसर्चर है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। एंड उसके बाद हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट किया था अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम, कि रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है, कैसे रिसर्च की प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया जाता है, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इसकी जरूरत क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना क्यों जरूरी है, ये भी हमने समझा था। एंड इसके साथ ही मैंने आपको टेक्निक भी बताई थी कि रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसकी टेक्निक। ठीक, तो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं एंड लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था एक न्यू टॉपिक दैट इज रिसर्च डिजाइन। और उसमें हमने पढ़ा था कि रिसर्च डिजाइन का क्या मतलब होता है, रिसर्च डिजाइन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं या कह लीजिए कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो मैंने आपको बताया था 4 पार्ट होते हैं, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, आज का क्विज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रिसर्च डिजाइन के 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं। ठीक है, आपने पिछला लेक्चर वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, तब आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बट अगर नहीं देखा है तो इस लेक्चर के बाद जरूर आप मेरा पिछला लेक्चर वीडियो देखिएगा और देखिएगा वहां पे 4 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं रिसर्च डिजाइन के, और वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आज का क्विज है। ठीक, एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च डिजाइन जो है इसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड रिसर्च डिजाइन, यानी एक अच्छी रिसर्च डिजाइन के फीचर्स क्या क्या है। तो ये सारे ही टॉपिक हमने लेक्चर 7 में डिटेल में डिस्कस किया था एंड आज है हमारा लेक्चर 8 जिसमें हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे रिसर्च डिजाइन कितने टाइप की होती है। तो हम 2 केसेस देखेंगे, अगर आपकी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी है तब रिसर्च डिजाइन कैसी होनी चाहिए, एंड अगर आपकी रिसर्च डिस्क्रिप्टिव है तो आपकी रिसर्च डिजाइन कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिसर्च डिजाइन, तो रिसर्च डिजाइन की अगर मैं टाइप की बात करूं, कितने टाइप की रिसर्च डिजाइन होती है, तो हम पढ़ेंगे रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी, यानी अगर आपकी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी टाइप है, ठीक है, तब रिसर्च डिजाइन कैसी होगी। एंड अगर आपकी रिसर्च कैसी है, डिस्क्रिप्टिव या फिर डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी है, तब कैसी होगी। ठीक है, तो पहले हम एक्सप्लोरेटरी से शुरू करते हैं कि रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी। अगर आपकी जो रिसर्च स्टडी है वो एक्सप्लोरेटरी है तब आपकी रिसर्च डिजाइन कैसी हो। तो सबसे पहले तो जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है ना, उसको फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी कहते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पहले के लेक्चर्स में भी डिस्कस हुआ है कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, देखिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मतलब एक्सप्लोर कर रहे हो, नाम से ही समझ में आ रहा है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मतलब जहां पे कुछ रिसर्चर कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हो, कुछ नया डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा हो, कुछ न्यू आइडिया, कुछ न्यू इंसाइट्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का ही दूसरा नाम क्या है, फॉर्मुलेटिव रिसर्च। तो ये जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है या जो फॉर्मुलेटिव रिसर्च होती है, यहाँ पे मेन एम्फेसिस किस बात पे होता है, टू डिस्कवर समथिंग न्यू, कुछ न्यू इंसाइट, कुछ नया एक्सप्लोर करना है, डिस्कवर करना है। ठीक है, इस पे मेन एम्फेसिस होता है। तो जो रिसर्च डिजाइन यूज होती है इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, वो कैसी होती है, दैट शुड बी फ्लेक्सिबल। मैं एक बार फिर से बोल रही हूं, अगर आपकी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी है, यानी जहां पे आपको कुछ नया एक्सप्लोर करना है, कुछ नया डिस्कवर करना है, कुछ न्यू इंसाइट, कुछ न्यू आइडिया, कुछ नया डिस्कवर करना है ना, तो वहां पर जो रिसर्च डिजाइन है ना, दैट शुड बी फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, क्यों फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि ताकि अगर कुछ नया आपको आपको रिसर्च के दौरान अगर कुछ नई फाइंडिंग्स हुई तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिसर्च को मोल्ड कर सके, फ्लेक्सिबल होगी तभी उसको चेंज कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे जो रिसर्च डिजाइन है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए। तभी आप जो आपकी रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उनको
एज पर रिक्वायरमेंट आप कंसीडर कर पाएंगे, अपनी रिसर्च का जो डायरेक्शन है वो एज पर द रिक्वायरमेंट मोड़ पाएंगे। ठीक है, अगर आपकी रिसर्च डिजाइन एकदम फिक्स्ड है, रिजिड है, तो फिर आपकी रिसर्च की जो भी आपकी फाइंडिंग्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिसर्च को मोल्ड नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। बट एक्सप्लोरेटरी में तो कुछ भी नया मिल सकता है ना, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या पता आपको रिसर्च के दौरान कुछ नई फाइंडिंग मिले। तो ऐसे केस में क्या होता है कि रिसर्च डिजाइन जो है फ्लेक्सिबल एनफ होनी चाहिए ताकि आप अपनी रिसर्च को एज पर रिक्वायरमेंट आप मोल्ड कर सके, चेंज कर सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि मोर फ्लेक्सिबिलिटी, जो रिसर्च डिजाइन है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होने की जरूरत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक और कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पे आप जो अपना पहला प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम जो डिफाइन करते हैं ना, पहले आप एक जर्नल वे में डिफाइन करते हैं। ठीक है, पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम एक जर्नल वे में डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद आप एक्सप्लोर करते जाते हैं और उसके बाद उसको और प्रिसाइज टर्म में फिर आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जर्नल वे में आप समझ रहे हैं, जर्नल वे में जैसे सपोज करिए आप अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन की स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, तो ये आपने जर्नल वे में डिफाइन कर दिया कि हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन की करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर धीमे धीमे जब आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन की स्टडी करेंगे तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसको और प्रिसाइज वे में डिफाइन करेंगे, किस किस प्रोडक्ट या किस सर्विस के रिगार्डिंग आप कर रहे हैं ये। ठीक है, किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन की स्टडी कर रहे हैं या किस सर्विस के रिगार्डिंग कर रहे हैं, किस सिटी में कर रहे हैं, किस स्टेट में कर रहे हैं। ठीक है, तो और प्रिसाइज वे में आप डिफाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी आपकी जो रिसर्च डिजाइन है वो चेंज भी होगी। तो वो तभी चेंज हो पाएगी व्हेन इट इज फ्लेक्सिबल, वो तभी चेंज हो पाएगी ना जब वो फ्लेक्सिबल है। तो वही है सबसे पहला पॉइंट कि रिसर्च डिजाइन कैसी होनी चाहिए इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च, इट शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ, ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि जो भी रिक्वायरमेंट है, आपकी रिसर्च की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसे मोल्ड कर सके, इसे चेंज कर सकें। ठीक, अब देर आर थ्री मेथड्स, तीन मेथड्स है इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च डिजाइन फॉर सच स्टडी। यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अगर आपकी है उस केस में जो रिसर्च डिजाइन डिसाइड की जाती है, बनाई जाती है रिसर्च डिजाइन, तो उसके तीन मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड है? पहला मेथड है सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर। पहला मेथड क्या है? सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर। दूसरा क्या है? एक्सपीरियंस सर्वे। तीसरा क्या है? एनालिसिस ऑफ इनसाइट स्टिमुलेटिंग एग्जाम्पल। तो ये तीन मेथड है ऑफ डिसाइडिंग द रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक, अब ये क्या क्या है मैं बताती हूँ। सबसे पहला क्या है? सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर। एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। सबसे पहला है सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर। तो इसका मतलब समझ रहे होंगे, सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर ये कह लीजिए सबसे सिंपल और सबसे फ्रूटफुल मेथड है फॉर डिसाइडिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, और रिसर्च डिजाइन डिसाइड करने में सबसे ज्यादा फ्रूटफुल और सबसे सिंपल मेथड है कि ऑलरेडी अगर कुछ लिटरेचर वगैरह कुछ ऑलरेडी कुछ स्टडी हो चुकी है तो उसका सबसे पहले करें सर्वे। ठीक है, और वहां से रिसर्च डिजाइन अपनी डिसाइड करनी शुरू करें, डिजाइन करनी शुरू करें। ठीक है, तो लिटरेचर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, रिसर्च पेपर है, उन सबकी स्टडी करें, उन सबका सर्वे करें। तो ये सबसे सिंपल एंड सबसे फ्रूटफुल मेथड है। दूसरा जो मेथड है दैट इज द एक्सपीरियंस सर्वे। एक्सपीरियंस सर्वे मतलब देखिए एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी उन लोगों से मिले, उन लोगों का एक्सपीरियंस गेन करें जिन लोगों ने इस आपका जो टॉपिक है उस पर पहले स्टडी की हुई है। नाम क्या है? एक्सपीरियंस सर्वे, यानी सर्वे ऑफ दोज पीपल, यानी उन लोगों का सर्वे करें, उन लोगों से मिले, उन लोगों से जानने की कोशिश करें हु हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद द प्रॉब्लम टू बी स्टडी। यानी जो प्रॉब्लम आपको स्टडी करनी है, ठीक है, जो प्रॉब्लम स्टडी करनी है, तो जो लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ठीक है, उनसे मिले, उनका सर्वे करें, प्लस इस टॉपिक पे जो लोग पहले काम कर चुके हैं उनसे मिले। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों चीजें। एक्सपीरियंस सर्वे मतलब जो लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम की आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए आप लाइफस्टाइल की स्टडी कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल ऑन अ स्टडी ऑफ लाइफस्टाइल ऑन अ पर्टिकुलर रिमोट आइलैंड। कोई एक रिमोट आइलैंड है, बहुत अकेला कहीं कोई आइलैंड है, उस पे लाइफस्टाइल जो है लोगों की, उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको एक्सपीरियंस सर्वे के तहत आप क्या करेंगे? आपको उन लोगों से भी मिलना होगा, सर्वे ऑफ पीपल भी करना होगा जो उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्लस उस टॉपिक पे अगर कोई पहले काम कर चुका है तो उससे भी मिलेंगे, उसका भी एक्सपीरियंस लेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड होता है। तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड है एनालिसिस ऑफ इनसाइट स्टिमुलेटिंग एग्जाम्पल। एनालिसिस ऑफ इनसाइट स्टिमुलेटिंग एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है?
देखिए सबसे पहले तो ये जो मेथड है ना, तीसरा मेथड, ये भी काफी अच्छा मेथड है, बट ये मेथड वहां पे यूज किया जाता है जहां पे देयर इज लिटिल एक्सपीरियंस टू बी सर्व एज अ गाइड, यानी जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत लिटरेचर वगैरह अवेलेबल नहीं है, और जहां पे बहुत एक्सपीरियंस सर्वे भी नहीं हो सकता है, लिटरेचर भी जहां पे ज्यादा। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। ये जो तीसरा मेथड है ये वहां पे यूज किया जाता है जहां पे पहले से बहुत लिटरेचर रिसर्च पेपर भी नहीं है, और जहां पे एक्सपीरियंस सर्वे भी बहुत अच्छा गाइड की तरह काम नहीं कर सकता है, यानी लोग भी बहुत अच्छा गाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पे ये तीसरा मेथड यूज किया जाता है रिसर्च डिजाइन बनाने में, दैट इज एनालिसिस ऑफ इंसाइट स्टिमुलेटिंग एग्जाम्पल। एनालिसिस ऑफ इंसाइट स्टिमुलेटिंग एग्जाम्पल। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में रिसर्चर क्या करता है, इंटेंसिव स्टडी करता है ऑफ सिलेक्टेड इंस्टेंस ऑफ द फिनोमिनन। जो भी प्रॉब्लम, जो भी फिनोमिनन रिसर्चर को स्टडी करनी है, ठीक है, रिसर्चर को जो भी फिनोमिनन, जो भी प्रॉब्लम स्टडी करनी है, उसकी इंटेंसिव डीप स्टडी करेगा रिसर्चर। इस तीसरे मेथड में क्या करेगा रिसर्चर, रिसर्चर इंटेंसिव स्टडी करेगा उस प्रॉब्लम को जो रिसर्चर को स्टडी करनी है। इस पर्पस के लिए वो क्या करेगा, इसके लिए वो क्या करेगा, इसके लिए जो भी ऑलरेडी जो लिटरेचर वगैरह है वो पढ़ेगा, इंटरव्यू लेने की जरूरत पड़े, लोगों से मिलके इंटरव्यू वगैरह लेने की जरूरत पड़े तो वो करेगा, या दूसरे और भी बहुत सारे अप्रोच है वो सब फॉलो करेगा, और इंटेंसिव स्टडी करेगा, जो भी टॉपिक है उसकी इंटेंसिव स्टडी करके रिसर्च डिजाइन बनाएगा। ठीक है, तो ये तीन मेथड यूज होते हैं इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के केस में, रिसर्च डिजाइन बनाने में ये तीन मेथड यूज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से मेरा पहला चैनल है जिसपे ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब जुलाई 2023 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और एक बात और है कि अगर ये लेक्चर वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं ना, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू लेक्चर ऐड कर चुकी होंगी, न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुके होंगे, ये अभी तक है 700 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में हमें बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत लगती है। तो आपके एक लाइक का बटन प्रेस करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मेरे दोनों ही चैनल, मेरा पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, एंड दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से, मेरे दोनों चैनल को ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगा कि बेकार था, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जैसा भी फीडबैक हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करिए। एंड अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब देखेंगे रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी। यानी अगर आपकी जो रिसर्च है वो डिस्क्रिप्टिव है या फिर डायग्नोस्टिक रिसर्च है, तो उस केस में रिसर्च डिजाइन कैसी होगी। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होती है। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नाम से ही समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्राइब किया जा रहा है, जो चीज जैसी है, जो चीज के जैसे कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, उसको एज इट इज डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, देखिए यहां मैंने लिखा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप, यानी कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप एज इट इज जैसा है वैसा डिस्क्राइब करना, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगला क्या है, डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो डायग्नोज करना यानी कुछ एसोसिएशन फाइंड आउट करना, ठीक है, या किसी चीज की फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करना। कोई भी अगर फिनोमिनन अकर कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब वो फिनोमिनन कितनी बार अकर कर रहा है, या कोई दो वेरिएबल है इनके बीच में क्या एसोसिएशन है, क्या रिलेशनशिप है, वो डायग्नोज करना, तो वो होता है डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी। ठीक, जैसे एग्जांपल बताते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी में क्या होता है, कोई भी फैक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी इंडिविजुअल के या किसी भी ग्रुप के या किसी भी सिचुएशन के, उसको एज इट इज डिस्क्राइब किया जाता है, और इसमें बेसिकली सोशल रिसर्चेस जो होती हैं वो आती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कस्टमर सेटिस्फैक्शन की या एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन की बात करें, किसी कंपनी में एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन की बात करें, तो ये भी तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, जो चीज जैसी है उसको केवल डिस्क्राइब किया जा रहा है। अगला डायग्नोस्टिक रिसर्च में क्या होता है कि कैसे दो वेरिएबल एसोसिएटेड है उसकी रिसर्च, उसको स्टडी किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले हम, शेयर मार्केट का जो मूवमेंट है, ठीक है, शेयर मार्केट का मूवमेंट एंड गोल्ड की प्राइस का मूवमेंट, गोल्ड की जो प्राइस है उसका मूवमेंट,
हाउ इट इज रिलेटेड, ये कैसे रिलेटेड है, रिलेटेड है भी कि नहीं है, अगर है तो कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कितना कोरिलेशन इनके बीच में। तो अगर इस टाइप की जो स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी है। ठीक, तो ये आपको मैंने ये बता दिया कि डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती क्या है, ये हमने समझ लिया। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि अगर हमारी रिसर्च डायग्नोस्टिक है या डिस्क्रिप्टिव है, तो उस केस में रिसर्च डिजाइन कैसी होगी। तो उस केस में जो रिसर्च डिजाइन है ना, दैट वुड बी रिजिड। अगर हमारी रिसर्च डिस्क्रिप्टिव है तो हमें एज इट इज चीजें डिस्क्राइब करनी है ना, तो हमारी जो रिसर्च डिजाइन है ना, वो रिजिड होनी चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो किसके चांसेस है, बायसनेस के चांसेस हो जाएंगे ना, फ्लेक्सिबिलिटी हुई तो इसलिए अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या डायग्नोज भी कर रहे हैं, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, यानी शेयर मार्केट का मूवमेंट एंड गोल्ड की प्राइस, इनके बीच में अगर एसोसिएशन की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो रिसर्च डिजाइन है वो रिजिड होनी चाहिए। पहले से डिफाइंड डेटा कहाँ से आएगा, क्या टाइप का होगा, सैंपल क्या है, सैंपल साइज क्या होगी, सब पहले से डिफाइंड रिजिड होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल होगी तो बायसनेस के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में रिसर्च डिजाइन ये होती है, रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल। और इसमें ये जो डिस्क्रिप्टिव या डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी है, उसकी जो रिसर्च डिजाइन बनाई जाती है, उसमें मेन किन किन बातों पे ध्यान दिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या होगा, डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा, सैंपल कैसे सिलेक्ट करेंगे, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे, रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें रिसर्च डिजाइन में डिसाइड की जाती हैं डायग्नोस्टिक एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस। अगर आपकी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी है, ठीक है, और अगर आपकी रिसर्च डिस्क्रिप्टिव या फिर डायग्नोस्टिक रिसर्च है, तो दोनों केस में जो रिसर्च डिजाइन होगी, वेट वेट वेट, दोनों केस में जो रिसर्च डिजाइन होगी उसमें क्या डिफरेंस है। तो मैं ओवरऑल रिसर्च डिजाइन की बात करूं, तो एक्सप्लोरेटरी में मैंने बताया था ना, यहाँ पे कुछ नया एक्सप्लोर करना है, कुछ नई फाइंडिंग होगी, तो हमारी डिजाइन क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ना, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो हम अपनी डिजाइन को चेंज कर सकें। तो रिजिड नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, जबकि अगर हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं या डायग्नोज कर रहे हैं, तो हमारी डिजाइन रिजिड होनी चाहिए, ताकि प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायसनेस, ताकि कोई बायसनेस के चांसेस नहीं हो, डेटा जो है रिलायबल हो और रिजल्ट वेरी ना करे। ठीक, तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस जो है रिलेटेड विद सैम्पलिंग डिजाइन। सैम्पलिंग डिजाइन मतलब पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें से जो हम सैंपल चूज कर रहे हैं, वो हम किस तरीके से चूज करेंगे। तो एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होती है, वहां पे हम कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, तो वहां पे रिसर्चर जजमेंट सैंपलिंग या पर्पसिव सैंपलिंग यूज कर सकता है। ठीक है, यूज करता है। तो बेसिकली ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आते हैं, तो यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन यूज होता है। ठीक, अब ये नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पर्पसिव क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, रैंडम क्या होता है, ये सब मैं पिछले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो एक बार इनको डिटेल में समझना है तो आप पिछले लेक्चर वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं चलिए ये बस बता रही हूँ कि एक्सप्लोरेटरी में क्योंकि कुछ नया एक्सप्लोर करना है ना, जो रिसर्चर है वो अपना जजमेंट, अपना कॉन्शियस, अपना जो पर्पज है उसको ध्यान में रख के सैंपल चूज करेगा। तो यहाँ पे जो सैम्पलिंग मेथड होगा दैट वुड बी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन। बट अगर डिस्क्रिप्टिव है तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। ठीक है, जिसमें आएगा रैंडम सैम्पलिंग यूज करेगा वो, क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो रेंडमली जो चीज जैसी है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो रेंडमली कस्टमर, अगर इंप्लॉय सेटिस्फैक्शन की स्टडी हो रही है, तो रेंडमली किसी भी इंप्लॉय से क्वेश्चनर या इंटरव्यू लिया जाएगा, तो रैंडम सैम्पलिंग होगी। और अगर स्टैटिस्टिकल डिजाइन की बात करूं, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में तो कुछ नया एक्सप्लोर किया जा रहा है ना, अभी हमें पता ही नहीं है कि आगे कुछ नया मिल जाए रिसर्च में। तो जो डिजाइन कह लीजिए स्टैटिस्टिकल डिजाइन है, दैट इज नॉट प्री प्लान, वो पहले से प्री प्लान डिजाइन नहीं होती है। जबकि डायग्नोस्टिक या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, हमें पहले से पता होता है काफी कुछ, तो वहां पे जो रिसर्च डिजाइन है, स्टैटिस्टिकल टूल हम वगैरह कौन सा यूज करेंगे ना, ये हम पहले से डिजाइन कर लेते हैं, प्री प्लान होता है, जबकि इसमें कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव या डायग्नोस्टिक रिसर्च की डिजाइन में, ये डिफरेंस था, दोनों की रिसर्च के डिजाइन में ये डिफरेंस था। ठीक है, तो ये था पूरा रिसर्च डिजाइन का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाउ वाज दिस लेक्चर, एंड लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर मोर अपडेट्स। वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल से रिलेटेड अपडेट डालती रहती हूँ, तो आपको अपडेट मिल जाएंगे। तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर मुझे फॉलो करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।